नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने सीजी की। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। मरवाही उपचुनाव की जंग में प्रत्याशी के नाम पर माथापच्ची जारी है। उम्मीदवार तय करने को लेकर रायपुर में छत्तीसगढ़ बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें मरवाही उपचुनाव में प्रत्याशी के 4 नामों का पैनल बनाया गया, जिसे अब केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व एक नाम तय करेगा जो मरवाही से बीजेपी का प्रत्याशी होगा। आपको बता दें कि आरक्षित ये सीट है और जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए यहां से प्रत्याशी उतारना होगा। इसी वजह से बीजेपी के सामने चुनौतियां हैं, माथापच्ची करना पड़ रही है, मंथन हो रहा है। आज शाम को ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है। 4 नाम डिसाइड किए गए हैं, इनका पैनल तैयार किया गया है। अब इन 4 नामों का पैनल केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा और केंद्रीय चुनाव समिति उसमें से एक नाम को लेकर घोषणा करेगी, ऐलान करेगी और जल्द ही छत्तीसगढ़ बीजेपी मरवाही उपचुनाव में किसको मैदान में उतारने जा रही है, अपने पत्ते जल्द ही खोल सकती है। आज बैठक हुई है। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी शामिल हुए। यहाँ पर 4 नाम का पैनल तैयार हुआ है और इसको केंद्रीय चुनाव समिति को भेजेंगे और केंद्रीय चुनाव समिति मरवाही विधानसभा उपचुनाव का प्रत्याशी तय करेगा। सवाल यही है कि आखिर वो कौन सा एक नाम होगा, क्योंकि आरक्षित सीट है, एसटी का उम्मीदवार यहां से उतारना होगा। हालांकि बात करें जेसीसी-जे की तो परंपरागत उनकी ये सीट मानी जाती है। अजीत जोगी के निधन के बाद मरवाही सीट खाली हुई है। अमित जोगी यहां से उम्मीदवार हैं, सिंपैथी वोट, और दूसरी तरफ उनकी परंपरागत सीट, उनकी सक्रियता मरवाही सीट पर काफी टक्कर जो देखने को मिलेगी वो कांग्रेस जेसीसी-जे के बीच देखने को मिलेगी। तो वहीं बीजेपी ने अगर अपना प्रत्याशी मजबूती के साथ और रणनीतिक दांवपेच के साथ यहां पर उतारती है तो फिर तीनों ही पार्टियों में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि मरवाही से जेसीसी-जे की तरफ से अमित जोगी चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी लगातार मरवाही की जनता की आवाज भी उठा रहे हैं। तो कुछ दिन पहले की ही बात है, आचार संहिता लगने के पहले भूपेश सरकार की तरफ से भी मरवाही की जनता को करोड़ों की सौगात दी गई है। ऐसे में बीजेपी के सामने चुनौतियां हैं कि अपने काम को भी मरवाही की जनता के सामने पेश करना होगा। पिछले 15 साल में क्या कुछ काम किए हैं और क्या वादे मरवाही की जनता के साथ बीजेपी ने किए हैं, ये काफी हद तक डिपेंड करता है। लेकिन अब 4 नामों का एक पैनल तैयार कर लिया गया है, जो कि पैनल केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा और एक नाम केंद्रीय चुनाव समिति डिसाइड करेगी, तय करेगी और फिर छत्तीसगढ़ से बीजेपी में मरवाही का उपचुनाव का उम्मीदवार कौन होने जा रहा है, उसका फैसला हो सकेगा। नाम की घोषणा जल्द ही की जा सकेगी। लेकिन बीजेपी के सामने भी कई चुनौतियां हैं, क्योंकि जातिगत समीकरणों का ध्यान इस सीट के लिए रखना होगा। आदिवासी चेहरा अगर बीजेपी यहां से मजबूती के साथ और सक्रिय नेता का नाम सामने लाती है तो फिर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि आज शाम को यह महत्वपूर्ण बैठक हुई है। महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि इसमें मंथन हुआ है और माथापच्ची बीजेपी को इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि एक सक्रिय नाम, एक ऐसा चेहरा जो कि लोगों से सीधे जुड़ा हुआ हो, वैसा चेहरा बीजेपी इस सीट से उतारना चाहती है, जो कि लोगों की समस्याओं तक, उनके निराकरण को लेकर जनता के लिए काम कर सके और जनता के मन में अपना विश्वास स्थापित कर सके। 4 नाम डिसाइड किए गए हैं। 4 नामों का पैनल केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा और फिर केंद्रीय चुनाव समिति एक नाम का ऐलान करेगी और उसके बाद प्रत्याशी की घोषणा जल्द की जाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय भी इस बैठक में मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह बैठक में मौजूद रहे। हालांकि अब जो छत्तीसगढ़ बीजेपी का कार्य है वो 4 नामों के जो पैनल के साथ किया गया है, 4 नाम का पैनल डिसाइड किया गया है। 4 नामों का जो पैनल है वो केंद्रीय चुनाव समिति को अब भेजा जाएगा। एक नाम जल्द ही सामने आएगा। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं।
सत्यप्रकाश, माथापच्ची इसलिए भी करनी पड़ रही है क्योंकि आरक्षित सीट है। ऐसे में सक्रिय नेता वो कौन सा होगा जो लोगों के मन में अपना विश्वास स्थापित कर सके। ये बीजेपी रणनीति बनाने में जुटी हुई है और आखिरकार वो 4 नाम लेकर सामने आ चुकी है। केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा और इसी पर नजरें टिकी हुई है कि आखिर वो एक नाम कौन सा होगा। बिल्कुल, देखिए जिया, जो 4 नाम पैनल बनाकर भेजे गए हैं केंद्रीय चुनाव समिति के पास, उन 4 नामों में से कोई एक नाम जरूर फाइनल किया जाएगा। लेकिन जो खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है वो दर्शकों को बताना बेहद लाजमी है, क्योंकि इन 4 नामों में सबसे प्रमुखता से जिस नाम का जिक्र हो रहा है वो नाम है डॉक्टर गंभीर सिंह का। डॉक्टर गंभीर सिंह के नाम पे सबसे ज्यादा माथापच्ची या सबसे ज्यादा चर्चा इस चुनाव समिति की बैठक में रही, ये हमारे सूत्र बताते हैं। और अपने आप में पिछले दिनों में ये नाम काफी प्रमुखता से मरवाही में चुनाव में सामने भी निकल के सामने आया है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो 4 नाम में से किसी एक नाम पे मुहर लगेगी, उसमें सबसे प्रमुख नाम ये हो सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पे अर्चना जो हैं उनके नाम की भी चर्चा रही, और इसके साथ ही समीरा पैकरा जो अमित जोगी से फाइट जिन्होंने किया था और पिछली दफा हालांकि उन्हें टिकट नहीं मिल पाया था, अजीत जोगी के सामने, दिवंगत अजीत जोगी के सामने अर्चना ने चुनाव लड़ी थी। और ऐसे में ये मानकर चला जा रहा है कि इस बार जिस तरह से नए प्रत्याशी पे दांव आजमाने की कोशिश में बीजेपी है, और जो हम कह भी रहे हैं कि एक नए और फ्रेश चेहरे को बीजेपी सामने कैंडिडेट बनाकर ला सकती है, तो वैसे में डॉक्टर गंभीर सिंह का दावा ज्यादा मजबूत हो सकता है। हालांकि तय करना है केंद्रीय चुनाव समिति को और उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन 4 नामों का पैनल इस बैठक में बनाकर अब केंद्रीय चुनाव समिति के सामने भेज दिया गया है। दूसरी तरफ अगर कहें तो प्रत्याशी बीजेपी का इसलिए भी बेहद मजबूत होना जरूरी है क्योंकि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है, और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस भी फाइट में है। होता यह था कि मरवाही सीट काफी हाई प्रोफाइल सीट रहती थी और अजीत जोगी का परंपरागत सीट था, लेकिन अजीत जोगी के दिवंगत होने के बाद इस सीट खाली हुई है और ऐसे में अमित जोगी वहां से जेसीसीजे के प्रत्याशी हैं। लेकिन इस बार त्रिकोणीय इसलिए मुकाबला है क्योंकि सत्तारूढ़ दल कांग्रेस है और कांग्रेस पूरे दमखम से चुनाव इस बार लड़ रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार सीधी लड़ाई बीजेपी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जैसे नहीं होगी, इस बार कांग्रेस फाइट में है और ऐसे में काफी महत्वपूर्ण होगा प्रत्याशी चयन इन दोनों पार्टियों के लिए, कांग्रेस बीजेपी के लिए। बीजेपी ने प्रत्याशी चयन में कवायद शुरू कर दी है, चुनाव समिति की बैठक होकर लिस्ट पैनल जो है वो चली गई है। अब कांग्रेस पे नजर है कि कांग्रेस आने वाले दिनों में कब चुनाव समिति की बैठक करती है और नाम कब डिसाइड करती है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस पर लगातार सभी की नजरें हैं। हालांकि 4 नामों का पैनल पहले से ही तय हो चुका है और केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जा चुका है। अब इंतजार उस एक नाम का है, देखना होगा कि किस नाम को बीजेपी मरवाही के लिए आगे लेकर आती है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में रेप की घटनाओं पर सियासी जुबानी जंग इस कदर तेज हो गई है कि अब शर्मनाक बयान दिए जा रहे हैं और मंत्री सियासत के तराजू में रेप की घटनाओं को छोटी बड़ी के रूप में तौल रहे हैं। रायपुर में कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने एक तरफ पूर्व सीएम रमन सिंह पर निशाना साधते हुए बलरामपुर में नाबालिग से हुई गैंगरेप की घटना को छोटा बता दिया, तो दूसरी तरफ हाथरस कांड में कांग्रेस के आंदोलन का ऐलान किया। मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई घटना पर रमन सिंह चुप क्यों हैं, लेकिन बलरामपुर जैसी छोटी घटना पर हमारी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। इतनी बड़ी घटना हुई है हाथरस में, रमन सिंह जी ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? रमन सिंह जी का जबान क्यों बंद है? उनको ये जवाब देना चाहिए। हाथरस में जो घटना हुई क्या वो अच्छा हुआ है? उसके लिए वो ट्वीट नहीं कर रहे हैं। और एक छोटी घटना कोई हो गई बलरामपुर में, यहाँ छत्तीसगढ़ में, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार की आलोचना के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। इतनी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में हुई है, पूरा देश आंदोलित है। भारतीय जनता पार्टी, रमन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जबान क्यों नहीं खुल रही है? कुछ तो उनको इस विषय में भी बोलना चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश है कि 5 तारीख को एक सत्याग्रह यहाँ पे करेंगे और उसी दिन पूरे प्रदेश के सभी इलाकों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अनुसूचित जाति विभाग के पदाधिकारी और कार्यकर्ता तथा आम लोग राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन
लेकर तहसील स्तर पे तहसीलदार को, ब्लॉक स्तर पे, और जहाँ पे एसडीएम कार्यालय है वहाँ एसडीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। तो बलरामपुर में नाबालिग से गैंगरेप की वारदात पर सियासत हो रही है। विपक्ष ने इस उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड से जोड़ते हुए भूपेश सरकार पर सवाल खड़ा किया। बीजेपी का कहना है कि जब राहुल गांधी हाथरस जाकर पीड़ित परिवार का हाल जान सकते हैं तो उन्हें बलरामपुर भी आना चाहिए और बेटियों की सुरक्षा की स्थिति देखनी चाहिए। तो वहीं कांग्रेस ने जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि रमन सरकार में हजारों की संख्या में बेटियां गायब हुई हैं। ऐसे में बीजेपी को कांग्रेस सरकार से सवाल नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने बलरामपुर की घटना की हाथरस कांड से तुलना को गलत बताया है। आज लगभग 72 घंटे हो गए बलरामपुर में लगभग उसी प्रकार की विभत्स घटना होती है, लेकिन एक शब्द न तो ट्विटर के माध्यम से न ही आपके वक्तव्य के माध्यम से सामने आता है। अर्थात क्या अपने प्रदेश में, अपने शासित प्रदेश में, कांग्रेस शासित प्रदेश में आपने बलात्कार घटना के लिए क्या अपनी सरकार को छूट दे रखी है? इस बात का जवाब राहुल गांधी को देने की आवश्यकता है और उनसे यही आग्रह है और इस सरकार से भी आग्रह है कि बलात्कार के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और बलरामपुर में जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे करें। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को माफी का ट्वीट भी जारी करना चाहिए कि उनके शासनकाल में इस प्रदेश से 27,000 बेटियां इस प्रदेश से गायब हुई, अपने माता पिता से दूर चली गई और आज वह हाथरस की घटना को बलरामपुर की घटना से जोड़ रहे हैं। इससे बड़ा शर्मनाक बात नहीं हो सकता। तो अब सवाल आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में धान पकने से पहले ही धान खरीदी पर सियासी फसल पकानी शुरू हो गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने राज्य के लिए जाने वाले चावल का कोटा बढ़ाने का फैसला लिया है। अब सेंट्रल पूल में चावल खरीदी के कोटे को 43.58 से बढ़ाकर 60 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। इसे देखते हुए बीजेपी ने कांग्रेस सरकार से खरीदी के मापदंड में बदलाव की मांग की है। पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस बार प्रति किसान प्रति एकड़ 15 की जगह 20 क्विंटल धान खरीदने की मांग की है। साथ ही 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के अनुमानित लक्ष्य को बढ़ाकर 1 करोड़ 20 लाख मीट्रिक टन करने की भी मांग की है। तो वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार पहले छत्तीसगढ़ के किसानों को 2500 रुपए समर्थन मूल्य देना मंजूर करे, फिर विचार करेंगे। बता दें आपको कि पिछली बार केंद्र सरकार ने तय एमएसपी से ज्यादा समर्थन मूल्य देने की सूरत में सेंट्रल पूल में छत्तीसगढ़ से तय कोटे की खरीदी से इनकार कर दिया था। अब ऐसे में राज्य सरकार को अंतर की राशि किसानों को देने के लिए अलग से राजीव गांधी किसान न्याय योजना लानी पड़ी थी। सरकार सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसानों को प्रति क्विंटल जो 2500 रुपया दिया जा रहा है उसको स्वीकार कर ले, सपोर्ट प्राइस। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सुझाव पर निश्चित रूप से हम लोग गौर करेंगे। नक्सल समस्या पर गरमाई छत्तीसगढ़ की सियासत के बीच रमन सिंह को मंत्री शिव डहरिया ने खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि नक्सल समस्या पर रमन सिंह खुले मंच पर आकर उनसे बहस करें और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नक्सल समस्या के लिए 15 साल की रमन सिंह सरकार जिम्मेदार है। बता दें आपको कि रमन सिंह ने राज्यपाल को पत्र लिखकर सरकार पर नक्सल समस्या को गंभीरता से न लेने का आरोप लगाया था। रमन सिंह के राज में ही तो पूरा नक्सलियों की गतिविधियां बढ़ी है और सबसे ज्यादा नुकसान हमारी कांग्रेस पार्टी को हुआ। हमारी तो पूरी पार्टी के जो टॉप लीडर्स थे वो सब मारे गए इसमें और रमन सिंह जी को आना है तो सामने आए, हम उनको जवाब देंगे 15 साल में उन्होंने क्या किया था और हमने 1.25 साल में क्या किया वो हमको बताएंगे, उनको बताएंगे। अगर जरूरत है तो आके हमारी बात स्वीकार करें और खुले मंच में आके सामना करें, बात करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में बढ़ती नक्सल घटनाओं के मामलों पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीधे तौर पर कांग्रेस सरकार की जिम्मेदार ठहराया है। रमन सिंह ने राज्यपाल को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने लिखा कि 15 साल तक उठाए गए कदम रुक गए हैं। सरकार की मंशा नक्सलवाद खत्म करने की नहीं है। वहीं रमन सिंह के इस पत्र पर अब सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। बीजेपी ने पत्र को आधार बनाते हुए कहा कि नक्सलियों को पता है कि राज्य में उनकी सरकार है और इसलिए मनमानी कर रही है। तो वहीं कांग्रेस ने नक्सलवाद के लिए सीधे रमन सिंह को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पिछली सरकार की लापरवाही के चलते नक्सलवाद खत्म नहीं हो पाया। हम नक्सलवाद के खात्मे के लिए संकल्पित हैं।
ऐसे समय में मुझे लगता है कि सरकार को संवेदनशील होने की आवश्यकता है, लेकिन जो आरोप हमेशा से अपरोक्ष रूप से लगता हुआ आया है कि कहीं न कहीं नक्सली हमेशा ये बातें करती हैं, अब तो हमारी सरकार है, और वो कहीं न कहीं सिद्ध होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन नक्सली जो घटना है या नक्सली जो है, ये राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आते हैं, ये राष्ट्र को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। इसलिए सरकार को संवेदनशीलता के साथ में इस पूरे घटनाक्रम पर सामने आकर इसका जवाब देने की आवश्यकता। भाजपा की केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ की बटालियनों को यहां से हटा लिया, वे बटालियन खाली हो गई हैं, उनको यहां नहीं भेजा जा रहा है। और रमन सिंह जी चिट्ठी लिखते हैं, कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। अपने गरेबान में झांक कर देखें, रमन सिंह जिम्मेदार हैं छत्तीसगढ़ में माओवाद के विस्तार के लिए, माओवाद के फलने फूलने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के न जाने कितने नेताओं की माओवादियों से मिली भगत रही है। कांग्रेस ने तो अपने नेताओं की पूरी पीढ़ी को गंवाया है माओवादियों के हाथों। छत्तीसगढ़ सरकार किसान बिल का विरोध कर रही है, तो वहीं बीजेपी किसानों को कृषि कानून के फायदे गिनाने के लिए चौपाल लगा रही है। सांसद विजय बघेल ने दुर्ग जिले में कृषि विधेयक की जानकारी देने के लिए चौपाल लगाने का फैसला किया है, जिसमें किसानों को कृषि कानून के फायदे गिनाए जाएंगे। चौपाल में कृषि विधेयक को किसानों के हित में बताते हुए उसकी विशेषताओं का विस्तार से विवरण किया जाएगा। और इस दौरान सांसद विजय बघेल ने कहा कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। रायपुर में कोविड का इलाज कर रहे निजी अस्पतालों की मनमानी पर कलेक्टर ने सख्ती दिखाते हुए निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत अब अलग अलग निजी अस्पतालों में अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। ऐसे में अगर अभी किसी निजी अस्पताल ने ज्यादा फीस ली या मरीजों से दुर्व्यवहार किया तो न सिर्फ वो शिकायत कर सकेंगे, बल्कि निजी अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि निजी अस्पतालों की मनमानी को लेकर कई शिकायतें आने के बाद कलेक्टर ने निगरानी टीम का गठन किया है। आईसीएमआर ने छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में सीरो सर्वेलेंस की रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें प्रदेश के 5.56% लोगों के शरीर में कोरोना संक्रमण से लड़ने वाले एंटीबॉडीज मौजूद हैं। आईसीएमआर की टीम ने सीरो सर्वेलेंस के लिए 10 जिलों से कुल 5083 सैंपल लिए थे। इसमें से 283 सैंपल्स में एंटीबॉडीज मिली हैं। सीरो सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार रायपुर जिले के 13.06%, राजनांदगांव के 3.75%, दुर्ग जिले के 8.61%, बिलासपुर के 7.2%, जशपुर के 1.51%, बालोदाबाजार भाटापारा के 5.57%, बलरामपुर रामानुजगंज के 1.74%, कोरबा के 2.79%, जांजगीर चांपा के 8.2% और मुंगेली के 3.64% लोगों के शरीर में एंटीबॉडीज पाई गई है।